मेरा नाम वंशिका है। अपनी शादी होते ही 11 घंटे का सफ़र करके मैं अपने ससुराल गांव पहुंची थी। दुल्हन बनकर विदा होते हुए मुझे बस का सफ़र करना पड़ा था। पूरा सफ़र मैंने खामोशी के साथ तय किया था। गांव में अपने ससुराल में पहुंचकर मुझे कमरे में बिठा दिया गया। मैं बीए पास लड़की थी। मेरी शादी गांव के किसी गंवार के साथ कर दी गई। मैं फूट फूट कर रोती रही और क्या करती, मेरे दिल में कोई उमंग ही नहीं थी। बस अफसोस था, तकलीफ़ थी, आंसू थे और गमों का पहाड़ था जिससे मेरा सीना फटा जा रहा था। जब मेरा पति राजीव मेरे कमरे में आया तो मेरे चेहरे का गुस्सा और नफ़रत के भाव उभर आए थे। मैंने एक नज़र उस पर डाली और गुस्से से दूसरी तरफ फेर लिया। सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने और उस पर बड़ी बड़ी मूछें, वह बिल्कुल भी हैंडसम नहीं लग रहा था। मुस्कुराने पर उसकी बत्ती सी बाहर नज़र आ रही थी। वह मुस्कुराते हुए आकर मेरे पास बैठ गया और कुछ देर तक मुझे मदहोश नज़रों से देखने लगा। मुझे उसका यूं देखना भी बुरा महसूस हो रहा था। मुझे वह एक आँख भी नहीं भाता था। जा रहा था कि धक्के मार कर उसे कमरे से बाहर निकाल दूं। राजीव मुझसे कहने लगा कि मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ जो मुझे आप जैसी खूबसूरत और पढ़ी लिखी पत्नी मिली है। मैंने उसकी बात सुनकर एक तीखी सी नज़र उस पर डाली और कहा, मैं बदकिस्मत हूँ जो मुझे तुम जैसा अनपढ़, जाहिल, गंवार और बदसूरत पति मिला है। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे की सांवली रंगत और भी ज़्यादा सांवली हो गई थी। उसके आगे 2 दांत से दिखाई देते थे। वह शायद मुझे खरी खरी बातें सुनने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करता था, लेकिन मेरे अंदर तो पहले से ही जहर भरा हुआ था। मेरे माँ बाप ने मेरे लाख मना करने के बावजूद मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे से कर दी जो गांव में रहता था। मेरे पापा का कहना था, लड़का बहुत ही अच्छा और संस्कारी है, तुम उसके साथ खुश रहोगी। लेकिन क्या खुशी का सिर्फ एक कारण ही यही होता है कि लड़का अच्छा कमाता हो, उसके पास ढेर सारा पैसा हो। मेरे दिल की खुशी की कोई वैल्यू ही नहीं थी कि मुझे क्या पसंद है और क्या पसंद। कम से कम मेरी मर्जी भी पूछ लेना चाहिए थी। मुझे गांव में रहकर एक अनपढ़, जाहिल, गंवार से शादी करना बिल्कुल गवारा नहीं था। मेरे अंदर एक आग लगी हुई थी जो किसी तरह शांत नहीं हो रही थी। मेरे अंदर एक ऐसी जलन थी कि मेरे शब्द मेरे बस में नहीं थे। मेरा जी चाह रहा था मैं राजीव पर अपने अंदर की सारी भड़ास अभी के अभी निकाल दूं। मेरी बात सुनकर वह हैरत से मुझे तके जा रहा था। फिर कहने लगा, क्या बात है वंशिका, क्या अंकल ने तुम्हारी शादी की चीज़ तुम्हारी मर्जी से नहीं लेने दी? उसे लगा जैसे बचपन में मेरी मम्मी पसंद की चीज़ लेने की बजाय मुझ पर अपनी पसंद थोप दिया करती थी और मैं बाद में अपना गुस्सा और सबके ऊपर निकालती रहती थी। तो उसे लग रहा था कि वह अभी ऐसा ही हुआ होगा। शादी से पहले ही राजीव का हमारे घर आना जाना था। वह बचपन से ही मेरी इस आदत को अच्छी तरह से जानता था कि मुझे अपनी पसंद की चीज़ ना मिलने पर बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। मैंने लगभग गुस्से से चीखते हुए कहा, अगर बात चीज़ों की होती तो शायद मैं सब्र कर लेती। बात तो तुम्हारी इस बदसूरत शक्ल की है। शीशे में जाकर पहले अपनी शक्ल देखो। क्या तुम इस काबिल हो कि मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजार सकूं? ना तुम्हारे पास अच्छी शक्ल सूरत है, ना ही अच्छी शिक्षा है। अनपढ़, जाहिल, गंवार हो। एकदम मेरे घर वालों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब बात मेरी बर्दाश्त के बाहर थी और मैं रोने लगी थी। मैं चुपचाप हो गया। उसके चेहरे की खुशी जो सबसे कुछ देर पहले उसके चेहरे पर चमक रही थी, एकदम से अब उसका चेहरा मुरझा गया था। मैंने रोते हुए कहा कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मेरी बात सुनकर वह हैरत से मेरे पास से उठकर खड़ा हुआ। कहने लगा, वंशिका क्या कह रही हो? होश में तो हो? मैंने कहा, इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? मैं जिसे प्यार करती हूँ वह तुमसे 1000 गुना अच्छा है और हैंडसम है, पढ़ा लिखा है। यह जानकर उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह
वॉशरूम में चला गया और यह सच भी था। मैं एक लड़के से प्यार करती थी जिससे मेरी दोस्ती कॉलेज में आते जाते बस स्टॉप पर हुई थी। वह यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। हमारी नज़रों का टकराव हुआ था। उसके बाद एक दूसरे से फ़ोन के नंबर लिए गए और यूँ हमारी मोहब्बत परवान चढ़ी। मैं अभी अपनी किस्मत पर बैठी रो रही थी कि राजीव लाल आंखों के साथ वॉशरूम से बाहर आया। चेहरा पानी से गीला था। शायद वह रोया भी था। उसने मुझसे नज़रें हटा ली और मेरी तरफ पीठ करके लेट गया। मुझे एहसास हो रहा था कि जैसे वह रो रहा है, लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया और कपड़े बदलने वॉशरूम में चली गई। मैं अब एक सादे से सूट में बाहर आई। बाहर आकर देखा तो राजीव नीचे ज़मीन पर चादर बिछाकर तकिया लगाए लेट चुका था। मैंने भगवान का धन्यवाद किया और ऊपर बेड पर लेट गई थी। थोड़ी ही देर में मुझे नींद आ गई। कई सारे दिन ऐसे ही गुजर गए। ना मैंने राजीव से बात की, ना ही उसने मुझे वह सुबह होते ही खेतों पर चला जाता और शाम को वापस आता। उसकी मिट्टी और खाद के गंदे कपड़े और उसके चेहरे पर पसीने को देखकर मेरा जी उबकाने लगता था, जैसे मुझे अभी उल्टी आ जाएगी। मैं उसे बहुत ही नफ़रत से और गुस्से से देखकर मुंह फेर लेती थी। मेरे चेहरे के गुस्से को माफ़ कर कमरे में चला जाता और नहा धोकर वापस आता। मेरी मजबूरी थी कि सबके साथ बैठकर मुझे खाना खाना पड़ता था। हमारी ससुराल में यह रिवाज थी, पति पत्नी एक ही प्लेट में खाना खाए। राजीव के साथ एक ही प्लेट में खाना खाना मेरे लिए सबसे कड़ी मुश्किल थी। कुछ दिन में तो मैं आधी रोटी ही खाकर उठ जाती। राजीव शायद समझ गया था कि मुझे उसके साथ रोटी खाना पसंद नहीं है, इसलिए राजीव अब आधी ही रोटी खाकर उठ जाता था। वह चाहता था कि मैं पेट भर कर रोटी खा सकूं। मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वह दिन भर का थका हारा भूखा प्यासा आता है और आधी रोटी खाकर उठ जाता है, बल्कि मुझे तो खुशी हुई कि वह जल्दी ही उठ जाता है और मैं भर पेट खाना खा सकती हूँ। मुझे तो बस अपनी अधूरी रह जाने वाली इच्छाओं पर अफसोस होता था। मुझे बार बार अमित का ख्याल आने लगा। मेरे पास जो फ़ोन था मेरी मम्मी ने मुझसे वापस ले लिया था और यहाँ बहू बेटियों को फ़ोन रखने की अनुमति नहीं थी। अब मुझसे नहीं रहा जा रहा था, तो मैंने सारी शर्म लिहाज एक तरफ रख दी और राजीव से कहा कि मुझे अपना फ़ोन दो, मुझे अमित से बात करनी है। मेरी बात सुनकर वह मुझे हैरत से देखने लगा। मैंने उसके हाथ से फ़ोन छीनकर अमित का नंबर मिला दिया और बातचीत करना शुरू कर दी। अमित भी मेरी वजह से बहुत परेशान था। मैं रो रो कर अपने होने वाले जाति का जिक्र किया जो मुझ पर मेरे माता पिता ने की थी। राजीव की मौजूदगी का भी मुझे कोई एहसास नहीं था। वह खामोशी के साथ चादर बिछाकर ज़मीन पर लेट गया। मैं काफ़ी देर तक अमित से बात करती रही और फिर तो यह मेरा रोज़ का हो गया था। रोज़ मैं राजीव से फ़ोन लेती और रोज़ अमित से बात करती। अमित अभी मुझे अपनाने के लिए तैयार था। एक बार फ़ोन के सिग्नल बार बार कट हो रहे थे। राजीव सो चुका था और मैं अमित से सुकून के साथ बात कर सकूं। मैं हॉल में हमारे घर का कोई भी इंसान नहीं सोता था। सब अपने अपने कमरे में ही सोते थे। इस समय भी सब सो रहे थे और मैं हॉल में खड़े होकर अमित से बात करने लगी, लेकिन एकदम किसी ने मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया। मैंने एकदम घबरा कर देखा तो मेरा देवर गुस्से से मुझे देख रहा था। कहने लगा, बेशरम औरत, क्या तूने गैरत बेच खाई है? पति होते हुए तूने यार पाल रखे हैं। न जाने वह कब से मेरी बातें सुन रहा था। मैंने जिस कदर तेज आवाज़ में कहा था, धीरे धीरे घर के सब लोग हॉल में जमा हो गए। राजीव भी आंखें मलता हुआ बाहर आ गया। उसने कहा, क्या बात है, तुमने रात को क्यों शोर मचा रखा है? राजीव बहुत ही सख्त शब्दों में मेरे देवर को डांटा। मेरे देवर ने सबके सामने मेरी पोल खोल कर रख दी। सब मुझे देखकर हैरान थे। मुझे लगा अब मुझे सब घर से निकाल ही देंगे और यह सोचकर महसूस हो गई थी कि चलो अच्छा है कि जान तो छूटेगी और मैं वापस अपने घर
लौट जाऊंगी और फिर अमित से शादी कर लूँगी। लेकिन राजीव ने सबके सामने मेरे देवर को झूठा साबित कर दिया। कहने लगा, यह मेरी अनुमति से अपनी सहेली को फ़ोन करती है। मुझे अपनी पत्नी के चरित्र पर पूरा विश्वास है। खबरदार, जो किसी ने मेरी पत्नी के चरित्र पर शक किया या किसी ने उसके साफ दामन पर कीचड़ उछालने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह कुछ ही शब्दों में अपनी बात सबको समझा चुका था। बात वहीं ख़त्म हो गई, लेकिन मुझे राजीव पर इस बात पर भी गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, तुम होते कौन हो मेरे बारे में ऐसा कहने वाले? अच्छा खासा मेरा रास्ता साफ हो रहा था। तुम अपने भाई की बात पर विश्वास करके मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर मुझे घर से बाहर निकाल सकते थे। तुम जानते हो मैं किसी से बात करती हूँ। मैं यहाँ से चली जाती और फिर मजबूरन ही मेरे माता पिता को मेरी शादी अमित से करवानी पड़ती, लेकिन तुम्हारी इन बातों ने मेरे सारे रास्ते बंद कर दिए। तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? उसने मेरी बात बहुत ही खामोशी से सुनी थी, जो मैं गुस्से में चीख कर कह रही थी। वह कहने लगा, तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, तब भी मैं तुम्हारे चरित्र पर गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। और तुम्हारे माँ बाप की इज्जत मेरी इज्जत है। अगर तुम्हारी इज्जत उतरेगी तो तुम्हारे माँ बाप की भी इज्जत उतरेगी, सरेआम नीलाम हो जाएगी। मैं सारे इल्ज़ाम खुद पर लेकर तुम्हें छोड़ दूँगा ताकि तुम पर कोई उंगली ना उठा सके। 2-3 दिन में मैं तुम्हें शहर ले जाऊँगा और वह लड़का तुम्हें इज्जत से अपनाने को तैयार है तो मैं तुम्हें खुद अपने ऊपर इल्ज़ाम लेकर तुम्हारी माँ के घर छोड़ाऊँगा और बाद में तलाकनामा भी भेज दूँगा। राजीव की बात सुनकर मैं पहली बार बहुत खुश हो गई थी। वह कम पढ़ा लिखा था, लेकिन बिल्कुल अनपढ़ नहीं लग रहा था। वह तो बहुत ही पढ़े लिखों जैसी बात कर रहा था। इज्जत गैरत की बात अच्छी तरह से जानता था, लेकिन मैं जाने क्यों मेरे अंदर उसके लिए जज्बात अब बदलने लगे थे। लेकिन मैंने अपने आप को संभाला और अपना सर झटक दिया और फिर अगले दिन अमित को सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर अमित भी बहुत खुश हुआ था। कहने लगा, तुम शहर आ जाओ और तुम अपने पति से तलाक ले लो। हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे तो मेरे पास ही रहना। उसके बाद तुम्हारे माँ बाप हमें अपनाने पर मजबूर हो ही जाएंगे। अमित की बातों पर मैंने हामी भर ली। कुछ दिन बाद राजीव के साथ मैं शहर चली गई। अमित के बताए हुए पते पर पहुंचकर मैंने राजीव को कहा, अब तुम जाओ और मुझे तलाक के पेपर भेज देना। उसके बाद तुम्हारा मुझसे कोई संबंध नहीं रहेगा। मैं अमित से शादी कर लूँगी। वह कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए तलाक के पेपर जल्दी ही भेज दूँगा। कुछ कागजी कार्रवाई करके कल इसी पते पर पेपर आ जाएंगे। वह यह कहकर चला गया। मैंने अमित के घर का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा अमित ने ही खोला था। मुझे देखकर वह मुस्कराया। मैं उसके साथ घर में दाखिल हो गई, लेकिन उसके घर में उसके अलावा घर वाले नज़र नहीं आ रहे थे। हालांकि वह मुझसे कह रहा था कि मैंने तुम्हारे बारे में अपने घर वालों को बता दिया है। मैं खाली घर देखकर पूछने लगी, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? उसने कहा, अंदर चलो मैं बताता हूँ। मैं उसके पीछे पीछे कमरे तक गई। कमरे में और 2 मर्द मौजूद थे। मुझे देखकर कमीनी सी हंसी हंसते हुए बोले। एक ने कहा, माल तो अच्छा है, इसकी कीमत मैं तुम्हें लाख दूंगा। और यह सब सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। अमित मेरी सौदेबाजी कर रहा था। मेरा सर चकरा कर रह गया। इससे पहले कि वह मुझे धकेल कर कमरे में बंद करता, मैं जल्दी से अपना दिमाग चलाया। अमित को धक्का देकर मैं गेट से बाहर निकल गई। वह तीनों मेरा पीछा करने लगे। राजीव अभी इतनी दूर नहीं गया था। मैंने उसे देख लिया था और ज़ोर से उसे पुकारने लगी। उसने पलटकर मुझे देखा। मैं भागकर उसके पास पहुंची थी। मेरे पीछे उस समय 3 मर्द भाग रहे थे। रात अंधेरा गहरा हो गया था। यह जगह भी बहुत सुनसान थी। अमित ने मुझे बुलाया। मैं डरी सहमी सी उसके पीछे छुप गई। वह तीनों मर्द हम तक आ पहुँचे थे और राजीव को कहा कि लड़की को हमारे हवाले कर दो।
वरना तुम्हें ख़त्म कर देंगे। राजीव ने कोई बात ना सुनी और उनको मारने लगा। उसके बदले वह भी राजीव को मारने लगे। एक शोर मच गया था और आसपास के लोग जमा होने लगे। भगवान की कृपा हुई कि वहाँ से पुलिस की वैन गुजर रही थी। पुलिस को देखकर वह लोग भागने लगे, लेकिन पकड़े गए और पुलिस कब से उनकी तलाश में थी। वह लोग लड़कियों को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर आगे उनका सौदा कर देते थे। भगवान ने मुझे बचा लिया था। राजीव के होठों के पास एक जख्म हो चुका था और मुझे पहली बार उसका जख्म देखकर दुख हुआ था। वह मुझे खामोशी से बस स्टॉप तक ले आया था। मैं उसके सामने नज़र उठाने के काबिल नहीं रही थी। वह अनपढ़ होकर भी कितना समझदार लड़का था। मुझे अपने आप उसके सामने बहुत छोटा लगने लगा था। वह मुझसे पूछने लगा, वंशिका कहाँ जाना चाहती हो? अपने माता पिता के पास। मैंने कहा, नहीं, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर वह मुझे हैरत से देखने लगा। मैं उसकी मोहब्बत को पहचान चुकी थी। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए हीरा चुना था। बस मैं ही अपनी कम अकल से कांच की देखकर अपने हाथ जख्मी करने चली थी, लेकिन समय रहते बच गई थी। राजीव ने मुझे कोई दूसरा सवाल नहीं पूछा और वह मुझे अपने गांव ले गया। मैंने राजीव का जख्म देखकर परेशानी से पूछा, राजीव क्या हुआ है आपको? राजीव ने कहा, कुछ नहीं, बस से उतरते हुए गिर गया था और चोट लग गई। मैं अपने अंदर से बहुत शर्मिंदा हो रही थी। मैंने अपने पति का बाहरी रूप देखकर न जाने उसको कितनी बातें सुनाई थी, लेकिन आज तक उसने मेरे साथ भलाई ही की थी। 2 दिन तो मैं उससे नज़र नहीं मिला पाई। अपने अंदर खुद को भला बुरा कहती रही। वह अभी आधी रोटी खाकर मेरे पास से उठने लगा तो मैंने उसे रोक लिया और कहा, आप खाना ठीक से क्यों नहीं खाते? रोज़ आधी रोटी खाकर उठ जाते हो। यह सुनकर राजीव मेरे पास से उठकर नहीं गया, चुपचाप खाना खाने लगा। मैं अब उसका ख्याल रखने लगी थी। अंदर से तो मैं टूट चुकी थी, इसलिए अपने पति के सामने झुककर मुझे अपनी गलती की भरपाई करनी थी, लेकिन यह बहुत मुश्किल लग रहा था। मैं चाहती थी कि वह खुद से मुझे माफ़ कर दे, लेकिन वह चुप था। रात को देर से कमरे में आता और ज़मीन पर चादर बिछाकर सो जाता। एक दिन मैंने अपनी सारी हिम्मत जमा करके उसके सामने बैठ गई। मैंने कहा, राजीव, मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपको समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं हीरा छोड़कर कांच का सौदा करने चली थी, लेकिन मैं रोते हुए अपनी गलती मान रही थी, लेकिन खामोश था। उसने मुझे भी चुप नहीं कराया था। वह खामोशी से ज़मीन पर चादर बिछाकर लेट गया। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया तो वह बोला, आपकी जगह यहाँ नहीं, आप ऊपर बेड पर जाकर सोएं। मैं बोली, मैं जानती हूँ मेरी गलती बहुत बड़ी है, छोटी नहीं है। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, लेकिन आपने भी तो अपनी महानता दिखाई है। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे लगा वे मेरी गलती को माफ़ करके मुझे सीने से लगा लेंगे, लेकिन जाने मुझे खाली खाली नज़रों से देखने लगा। मुझे उसकी चुप्पी सही नहीं जा रही थी। मैंने कहा, लेकिन अब तो कुछ कहो, आखिर चुप क्यों हो? मुझ पर अपना गुस्सा निकालो, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। मैं उससे मिन्नत कर रही थी, लेकिन एक चुप्पी उसके होठों पर लगी हुई थी जो टूट नहीं रही थी। धीरे धीरे हमारी शादी को 6 महीने बीत गए थे। शादी के बाद से ही राजीव के होठों को चुप लग गई थी। शादी के बाद से ना मैंने उसको ज़्यादा बोलते सुना था, ना ही हंसते मुस्कुराते। मेरा रोना धोना उसकी चुप्पी को नहीं तोड़ सकी। वह मुझे खाली आंखों से देख रहा था और फिर चुपचाप लेट गया। सुबह उसने मुझे कुछ कहा कि उस पेपर को पढ़ लेना, तो जैसे ही मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा। मैं तड़प तड़प कर रोने लगी। मुझे लगा शायद राजीव ने मुझे तलाक दिया। मैंने कहा, राजीव, मुझे तलाक मत दो। उसने कहा, वंशिका, इसे पढ़कर साइन कर देना। यह कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया। मुझे मालूम नहीं था कि मर्द के दिल से उतर जाने के बाद औरत चाहे अपनी गलती
पर जितनी माफ़ी मांग ले उसे वह इज्जत फिर से नहीं मिलती। शायद मर्द सब कुछ सह सकता है, बस दूसरा मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं वह कागजात हाथ में था। मैं रोती रही। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं वह कागजात पढ़ सकूं। मैंने तो सोच लिया था आज रात राजीव के पांव पढ़कर उससे माफ़ी मांग लूँगी, लेकिन उससे तलाक नहीं लूँगी। रात को जब वह कमरे में आया तो उसके पैरों में बैठकर गिड़गिड़ाकर उससे माफ़ी मांगने लगी। उसने मुझे दोनों बाजू से पकड़कर खड़ा किया और कहने लगा, अगर तुम पेपर पढ़ लेती तो यूँ ना रोती। वंशी का वह तलाकनामा नहीं है। फिर दराज से कागज़ निकाल कर मुझे दे दिए। मैंने आंसू पोंछकर वह पेपर देखे। वह तो ज़मीन के पेपर थे जिसमें वह रोज़ हल चलाता था। वह अपने हिस्से की सारी ज़मीन मेरे नाम कर रहा था। मैंने उसे हैरत भरी नज़रों से देखा। वह अपना सब कुछ मुझे क्यों सौंप रहा था। मैंने कहा, राजीव मुझे यह सब नहीं चाहिए। तुम मेरे नाम यह सब क्यों कर रहे हो? राजीव कहने लगा, इसलिए कि तुम मेरी पत्नी हो। मैं कल शहर जा रहा हूँ, कुछ दिन बाद लौटूंगा। राजीव ने मेरी लाख मना करने पर ज़बरदस्ती मुझसे साइन करवा लिए। अगले दिन वह शहर चला गया। 4 दिन मैं बड़ी बेचैनी के साथ इंतज़ार किया। वह 4 दिन के बाद वापस आया तो घर में कोहराम मच गया था। शहर से राजीव की लाश वापस आई थी। शहर से उसका एक दोस्त उसकी लाश लेकर आया था। मुझे तो राजीव की लाश देखकर कुछ होश ही नहीं था। मेरी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। उसका एक दोस्त राजीव को लेकर आया था। उसने बताया कि पिछले 3 महीने से राजीव को मालूम हो गया था कि उसे कैंसर है। ना जाने वह पिछले 6 महीने से कौन सा रोग दिल में लगाए बैठा था जो उसकी जान लेकर ही गया। मुझे तो दौरे पड़ने लगे थे। 2 दिन बाद मैंने कुछ होश संभाला तो मुझे एक खत मेरी सास ने दिया। कहने लगी, वंशी का यह खत राजीव के दोस्त ने दिया है। कह रहा था कि राजीव ने अपनी पत्नी का नाम दे रखा है। यह सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा। मैंने अपनी सास से कहा कि मम्मी जी, राजीव तो अनपढ़ है। फिर उन्होंने यह खत मेरे सास ने मुझे ऐसे देखा और कहने लगी, तुम्हें किसने कहा कि राजीव पढ़ा नहीं है? उसने इंटर क्लास तक पढ़ाई गांव से ही की थी और आगे की पढ़ाई उसने प्राइवेट की है। साथ वह अपने पापा का बाजू भी बना रहा। मैं तो यह सब सुनकर दंग रह गई थी। मैं शादी से पहले गांव नहीं आई थी। कभी कभी राजीव और उसका परिवार ही हमारे घर चला आता था। मैं तो यही समझती थी कि राजीव अनपढ़ है। मेरी सास ने बताया कि राजीव तुम्हें बचपन से ही चाहता है। बचपन से ही उसकी इच्छा थी कि मेरी शादी वंशिका से हो। वह मुझे भी कहता था कि मम्मी, वंशिका पढ़ी लिखी लड़की है। मैं भी पढ़ लिख कर उसके बराबर होना चाहता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि कल वंशिका शादी के लिए मना कर दे। इसलिए मुझे भी आगे पढ़ना है। कल को मेरी पत्नी को सबके सामने शर्मिंदा ना उठाना पड़े कि उसका पति अनपढ़ और जाहिल गवार है। मुझ पर यह हकीकत किसी हथौड़े की तरह खुली थी। ऐसा लगा कि मेरे सर पर हथौड़े पड़ रहे हैं। आज तक राजीव ने कभी भी यह नहीं जताया कि वह भी पढ़ा लिखा है। मैंने यह खत लिया और उसे पढ़ने लगी। उसने लिखा, वंशिका, मैंने तुम्हें यह नहीं जताया कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, क्योंकि शिक्षा हासिल करना हर इंसान का हक है। और फिर इन सब बातों को सबके सामने जताया ही जाए, कोई ज़रूरी नहीं होता। मैंने जब से वो संभाला था अपनी माँ से कहते सुना था कि वह वंशिका को ही अपनी बहू बनाएगी और मेरे दिल में भी तो तुम ही बसी हुई थी। मैंने भी बचपन से अपनी माँ को कह रखा था कि मैं वंशिका से ही शादी करूँगा। इसलिए मेरे बचपन से ही इरादा बना लिया था कि हम दोनों की शादी करवा देंगे। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी, मेरी मोहब्बत भी परवान चढ़ती रही। जब मेरी मोहब्बत एक विशाल पेड़ बन गई
और मेरे वजूद में अपनी जड़ें पक्की कर चुकी थी। मुझे इसका अंदाज़ा नहीं हुआ। मुझे जब माँ कहती है कि वंशिका पढ़ रही है तो मुझे भी पढ़ाई का शौक़ होने लगा था। जब माँ कहती कि वंशिका की यह पसंद है खाने में, मुझे भी खाने में वही चीज़ अच्छी लगने लगी थी। मैं शायद गलती से तुमसे इस कर बैठा था वंशिका, इसलिए शादी की रात तुम्हारे मुँह से यह सब बातें सुनकर मुझे यह सहन नहीं हुआ था। मैंने आज तक आंसू नहीं बहाए थे। रोना तो बहुत दूर की बात थी, पर हालात कुछ ऐसे हुए कि उस रात मैं टूट कर रह गया था। मर्द सब कुछ सह कर सकता है, लेकिन अगर उसकी पत्नी शादी की पहली रात यह कह दे कि वह पति के बजाय किसी और से मोहब्बत करती है, तो पति का मन, भरोसा, इज्जत, गुरूर सब टूट कर चकनाचूर हो जाता है। मैं अंदर से बहुत टूट चुका था। फिर मैंने मोहब्बत की, लेकिन फिर जब तुम मेरे सामने अपने आशिक से बातें करती, ऐसी बातें जिस पर पति होने के नाते मेरा हक था, तो मेरा दिल खून के आंसू रोता था। पता नहीं कब मुझे यह गम ले बैठा। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी तुम्हारे नाम कर दी है कि कहीं मेरे मरने के बाद तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफ़ी ना करे। तुम आज़ाद हो, पूरी इज्जत के साथ तुम्हें कोई भी अपना सकता है। मेरी मोहब्बत शायद मेरी अपनी समस्या थी। सच पढ़ते हुए मैं ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। यह मैंने क्या कर दिया, क्यों कर दिया? मैंने सोचा समझा क्यों नहीं। मेरी बेवफाई ने मेरे पति की जान ले ली। मैं दहाड़े मार मार कर रोने लगी। मेरी सास मुझे देखकर घबरा गई थी और कहने लगी, वंशिका, ऐसा उसने क्या लिख दिया जो तुम इतना रो रही हो? मैं अपनी सास को क्या जवाब देती? क्या कहती कि मैंने क्या खो दिया है? मुझे अकल तब आई जब मैं बिल्कुल खाली दामन रह गई थी। मैं रोते हुए खुद से कहा कि काश राजीव तुम्हारी जगह मैं मर जाती। राजीव, तुमने मुझ जैसी खुद घर से क्यों मोहब्बत कर ली? काश तुम जिंदा रह जाते, बदले में मैं मर जाती। मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं पागलों की तरह इधर उधर अपना सर पटक रही थी। एक वफा निभा के राजीव इस दुनिया से जा चुका था और एक मोहब्बत निभाने खुद से वादा मैंने भी कर लिया। आज मेरी उम्र 50 साल हो चुकी है। मैं आज भी राजीव की विधवा हूँ। मैंने मोहब्बत अपने पति के मरने के बाद भी की थी, जो एक घना वृक्ष बन चुका है, और उसकी मोहब्बत की जड़ मेरे अंदर तक मजबूती से जड़ पकड़ चुकी थी। मैंने राजीव के अलावा फिर किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। मैं बीमार रहने लगी हूँ। मुझे अब भी यही लगता है कि राजीव को मरे अभी कुछ ही घंटे हुए हैं। अभी मैंने उसका खत पढ़ कर रखा है। मेरा जख्म आज भी हरा है। मेरे दुखों में कमी नहीं आ सकी। मेरी उन तमाम लड़कियों से विनती है जो अपनी पढ़ाई को अपने सर पर सवार कर लेती हैं और अपने कम पढ़े लिखे पति को नफ़रत और गिरी हुई नज़रों से देखती हैं। भगवान के लिए अपने पति की इज्जत करें, उनका सम्मान करें। जो पति आपके लिए कर सकता है, वह एक सड़क छाप आशिक आपके लिए बिल्कुल नहीं कर सकता। जो इंसान आपको इज्जत दे बजाय इसके की कोर्ट मैरिज का मशवरा दे, वह आपको बेच खाएगा। काश अगर आज यह बात मैं समझी होती तो राजीव भी जिंदा होता। अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में बताएं और वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।